मैडम जुबैदा ने ध्रुव को जैसे ही बताया कि फिलहाल सेंटर इरा संभाल रही थी तो ध्रुव हैरान हो गया। इतने में मैडम ने उससे सवाल करते हुए कहा, तुम्हारी जाने की तैयारी पूरी हो गई? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, जो चाहिए था मैंने सब अपने पास रख लिया है। इस पर मैडम ने ध्रुव से एक और सवाल किया, और क्या तुमने इरा और सानवी को अलविदा कहा? ये सुनते ही ध्रुव थोड़ा हिचकिचाने लगा। फिर उसने मैडम के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो दोनों मुझे जाते हुए उदास हो जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि मैं चुपचाप ही निकल जाऊं। लेकिन ध्रुव के जवाब से मैडम खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो ये आसान है, लेकिन उन दोनों को जब इस बात का पता लगेगा तो वो बेचारे और ज्यादा उदास होंगे। खैर, मैं उम्मीद करती हूँ कि साल भर बाद मुझे खबर सुनने को मिलेगी कि शौर्य दल के शिरोमणि ने अंबर दल की होने वाली लीडर को सबक सिखाई दिया। ये बात सुनते ही ध्रुव हैरान हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ध्रुव की हैरानी की वजह थी कि सिर्फ कुछ ही दिनों में मैडम जुबैदा को उसके चैलेंज के बारे में पता चल चुका था। उसे पता था कि शहर वाले हर तरह की बात करते थे, और शायद मैडम को भी किसी ने ध्रुव और लारा के बारे में बता दिया था। इसलिए उसने मैडम से ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि उन्हें यह आखिर पता कहां से चला। तभी मैडम जुबैदा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, सच कहूं तो मुझे लारा का चेहरा देखने की इच्छा है, जब उसे यह पता चलेगा कि तुम कितने ताकतवर हो गए हो, और फिर वो अपने फैसले पर आंसू बहाएगी। इसलिए ऑल द बेस्ट ध्रुव। मैडम की बात सुनकर ध्रुव ने कुछ सोचा और फिर अपना सिर हिलाते हुए वो वहां से जाने लगा। मैडम ने देखा कि कैसे वो सड़क पर चलते चलते बहुत दूर चला गया, इतना कि मैडम अब उसे देख भी नहीं पा रही थी। उसके बाद मैडम भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ध्रुव को अचानक कुछ याद आया, जिससे घबराते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गईं, और फिर पलटकर वो वापस अपने घर की तरफ भागा। ध्रुव को याद आया था कि उसने तकिए के नीचे 2 स्टोरेज अंगूठी रखी थी, जिनमें सारा सामान रखा हुआ था। फिर अपनी लापरवाही को कोसते हुए ध्रुव हांफते हांफते एक बार फिर अपने घर पहुंचा, और फिर सीधे अपने कमरे में जाकर उसने दोनों अंगूठियां अपने पास रख ली। ध्रुव उन अंगूठियों को संभाल कर रख रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी अनजान आदमी की उसकी अंगूठियों पर नजर पड़े। फिर जैसे ही वो अपने कमरे के दरवाजे को बंद करने लगा तो उसने पलट कर एक नजर अपने कमरे को देखा, और फिर उसकी याद को अपने जहन में बिठाने लगा। उसके बाद मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद करके एक बार फिर बाहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ध्रुव ने किसी से कुछ नहीं कहा, और दरवाजे पर खड़े पहरेदार भी उसे जाते देख रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि ध्रुव अब सीधे 1 साल बाद घर वापस आने वाला था। वहीं दूसरी ओर सेंटर के अंदर इरा का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके माथे पर शिकन साफ समझ आ रही थी, जो आमतौर पर गायब रहती थी। उसे इस हाल में देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि इरा का ध्यान आज कहीं और ही था। तभी इरा को एक लड़के की आवाज सुनाई पड़ी, इरा, ये लो पानी पियो। ये सुनकर इरा ने तुरंत मुड़कर देखा कि एक जवान लड़का अपने हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ा था। वो जवान लड़का दिखने में काफी हैंडसम था, और अकेडमी से आए सभी स्टूडेंट्स में सबसे ताकतवर था। और तो और ये लड़का लोबो की तरह चालाक भी नहीं दिख रहा था। और इरा जब बाकी लड़कियों से बात कर रही थी तब बहुतों ने इस लड़के की बढ़ाई भी की थी। लेकिन फिर भी ध्रुव के जाने का गम इरा के दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था, और इसलिए इरा ने अपना सिर हिलाते हुए उस लड़के से कहा, नहीं शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इरा के इस ठंडे जवाब के बाद भी उस लड़के के चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई, बल्कि उसने तो इरा के मना करने के बावजूद वो गिलास उसके पास रख दिया, और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज के दिन अगर तुम हमारी मदद नहीं करती तो बेशक हमारा काम बिगड़ जाता, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ रुकना पड़ा, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो लड़का इरा से बात करना चाह रहा था, और ये बात इरा समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसने उदास मन से उस लड़के से कहा, माफी की कोई बात नहीं है, मैडम जुबैदा ने मुझे साथ आकर हाथ बटाने को कहा था। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? ये सुनते ही तुरंत उस लड़के ने हड़बड़ाते हुए इरा से कहा, माफ करना, कभी कभी मैं कुछ ज्यादा ही बातें करने लगता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना, मैं अब चलता हूँ। इरा ने देखा कि ये कहकर वो लड़का वहां से मुड़कर जाने लगा। जाते जाते उसकी मुस्कुराहट भी कम हो गई थी, जिसकी वजह इरा का ठंडा रवैया था। वो लड़का चलकर वहां से जा ही रहा था कि लोगों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है स्वराज, कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गई? ये सुनते ही वो लड़का अचानक रुक गया, और उसने लोबो की तरफ देखते हुए मुस्कुराहट दी। लोबो पास ही खड़े होकर दूसरे गिलास से पानी पी रहा था। उसे देखने के बाद स्वराज ने एक नजर इरा की तरफ की, और फिर सूरज की रोशनी में चमकती इरा को देखकर उसने लोबो से कहा, तुम ही बताओ, एकेडमी में ऐसी हाई क्लास लड़की और कौन है? उस लड़के की बात सुनते ही लोबो ने हंसते हुए जवाब दिया, बात तो सही है, लेकिन इतना जान लो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करने वाली, और इस बात का नमूना तो तुमने देख ही लिया है। ये सुनकर स्वराज ने मुस्कुराते हुए लोबो को समझाने की कोशिश की, थोड़ा इंतजार तो करो लोबो, वक्त के साथ नापसंद लोग भी पसंद आने लगते हैं, और इसे देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये मुझे नापसंद करती है, और जब मैं रुकने को तैयार हूँ फिर ना जाने तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है। उसकी सुनकर लोबो ने इरा को उदास देखकर चेहरे पर गंभीर भाव के साथ स्वराज से कहा, उसका ध्रुव नाम के लड़के से चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही स्वराज थोड़ा परेशान दिखने लगा। उसने माथे पर शिकन के साथ लोबो से सवाल किया, क्या ये वही लड़का है जो मैडम जुबैदा के साथ मुकाबला कर रहा था? स्वराज को परेशान होते देख लोबो ने उसे तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये वही लड़का है जिस वक्त तुम बाहर टेस्ट ले रहे थे।
हम लोगों ने खुद उसे मैडम जुबैदा से लड़ते हुए देखा था, और तो और मैडम ने उस पर वाटर पाइथन तकनीक का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन वो लड़का उसे भी झेल गया। लोगों को इस वक्त वो मुकाबला याद आ रहा था और मुकाबले के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। तभी उसका चेहरा देखकर स्वराज ने उससे कहा, अगर ये वही लड़का है तो भी मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। हाँ, मैं मानता हूँ कि शायद वो लड़का काफी ताकतवर है, लेकिन अगर बात लड़कियों के तजुर्बे की है तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे आगे निकल सकता है, क्योंकि अगर वो तजुर्बेदार होता तो ऐसी लड़की छोड़कर जाने की गलती नहीं करता। मुझे तो बेवकूफ मालूम होता है वो लड़का। और रही बात इरा की, तो ध्रुव के 1 साल बाहर रहने से मुझे बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस दौरान मैं इरा के दिल में ध्रुव के लिए जहर भरता रहूंगा, तब तक जब तक कि वो उससे नफरत करना नहीं शुरू कर देती। ये बात कहकर स्वराज ने अपनी छाती चौड़ी की, क्योंकि उसे खुद पर बहुत भरोसा था कि वो इरा का दिल जीतने में कामयाब होकर रहेगा। वहीं दूसरी ओर सेंटर के दरवाजे से एक औरत चिल्लाते हुए अंदर आ रही थी। इरा, वो चला गया। आवाज सुनकर इरा ने देखा कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि खुद मैडम जुबैदा थी, जो भागते हुए उससे कहने आ रही थी। फिर जैसे ही मैडम उसके करीब आई, उन्होंने हाफते हुए इरा को बताया, वो शहर छोड़कर चला गया, ध्रुव चला गया। मैडम जुबैदा के मुंह से ये बात सुनते ही इरा के चेहरे पर और ज्यादा उदासी छा गई। वो अपना सिर झुकाकर रोने ही वाली थी कि मैडम जुबैदा ने उसका हौसला बांधते हुए उसे समझाया, इरा, ऐसे उदास नहीं होते। अरे वो हमेशा के लिए थोड़ी ना गया है, सिर्फ 12 महीनों के लिए तो बाहर गया है। पगली, ये भी कोई बिछड़ना हुआ क्या? ये सुनकर इरा ने अपने आंसू रोकते हुए मैडम की तरफ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए उनसे कहा, जी मैं जानती हूँ। इसके बाद इरा बिना कुछ कहे अपनी जगह पर खड़ी हो गई और चुपचाप चलकर बाहर की तरफ जाने लगी। चलते चलते उसने देखा कि दरवाजे के पास लोबो और स्वराज खड़े हुए थे। उन्हें देखकर इरा अपना रास्ता बदलते हुए दोनों के पास आई और फिर उसने स्वराज की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी आवाज में कहा, सीनियर, क्या आप मेरे साथ एक छोटा सा मुकाबला करेंगे ताकि मेरा ध्यान भटक जाए? उसकी आवाज सुनते ही स्वराज के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसे इरा की खुशबू महसूस हो रही थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि इरा के साथ मुकाबला करना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो कुछ देर तो सोच में पड़ गया। फिर उसने देखा कि इरा उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और उसे लगा शायद यही मौका था इरा का भरोसा जीतने का, और इसलिए उसने मुस्कुराते हुए इरा से जवाब में कहा, अब मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ इरा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अपनी शक्तियों को काबू में रखूंगा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। ये सुनकर इरा मुस्कुराते हुए मुड़ी और वहां से मैदान की तरफ जाने लगी। उसे वहां जाते देख स्वराज भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा कि तभी लोगों ने उसकी शर्ट खींचते हुए उससे कहा, जरा संभल कर रहना स्वराज, ये 6 सितारों वाली एकलव्य है और जितनी प्यारी दिखती है उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस पर स्वराज ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम शायद भूल गए हो कि मैं 2 महीने पहले 7 सितारे हासिल कर चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि इरा के करीब आने का मुझे इससे बेहतर कोई मौका मिलेगा, क्योंकि ध्रुव से बिछड़ने की वजह से उसका दिल अभी कमजोर है और यही सही वक्त है उसके दिल में अपनी जगह बनाने का। फिर वो हंसकर वहां से जाने लगा और लोगों उसे जाता देख मन ही मन स्वराज की किस्मत से चलने लगा। उसके बाद वो जैसे ही पानी का ग्लास जगह पर रखने के लिए गया तो उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। उस तेज आवाज को सुनकर लोबो घबराया और तुरंत मुड़कर मैदान की तरफ भागा, क्योंकि यह आवाज मैदान से ही सुनाई दी थी। फिर भागते भागते उसने जैसे ही मैदान में कदम रखा तो वो इरा को गुस्से में अपनी ओर भागते देख डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी नजरें घुमाई, लेकिन स्वराज कहीं नहीं दिख रहा था। फिर जैसे इरा लोबो के पास पहुंची तो उसने पलटकर डूबते हुए सूरज की ओर देखा और तभी अचानक उसे ध्रुव का ख्याल आया। उसने सोचा कि ध्रुव तो अब तक बहुत आगे निकल चुका होगा और अब उससे मुलाकात काफी वक्त बाद ही होगी। फिर एक आह भरते हुए इरा ने दबी हुई आवाज में लोबो से कहा, एक बात का ध्यान रखना लोबो, अगर किसी ने भी ध्रुव के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बात को सुनते हुए और इरा की आंखों में गुस्सा देखकर लोबो बहुत घबरा गया और वो इरा से आगे कुछ नहीं कह पाया। फिर वो चुपचाप अपना सिर हिलाने लगा। उसके बाद इरा वहां से चली गई और लोबो मैदान में भागते हुए आया और स्वराज को ढूंढने लगा। फिर जैसे ही उसने स्वराज को देखा तो लोबो की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। इस वक्त स्वराज मैदान की जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका हैंडसम चेहरा मार खाने के बाद अब नीले और काले रंग का दिखने लगा था। इतना ही नहीं, लोबो की नजर जैसे ही स्वराज के बगल में गई तो उसने देखा कि वहां 10 से 15 टूटे हुए दांत पड़े हुए थे। दांतों के साथ स्वराज का खून भी जमीन पर फैला हुआ था, जिसे देखकर लोबो ने इरा की तरफ देखा जो चलते हुए सेंटर से बाहर जा रही थी। वहीं मैसेडोरिया से बहुत दूर ओहान साम्राज्य के सबसे ताकतवर दलों में से एक अंबर दल की होने वाली लीडर लारा पहाड़ों के ऊपर बने अपने महल में ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। अंबर दल का महल ओहान साम्राज्य की राजधानी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। जिस पहाड़ पर वो महल बना हुआ था उसका नाम भी दल की वजह से अंबर पर्वत पड़ गया था। और अंबर पर्वत एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्वत की 3 दिशाओं पर एक बहुत गहरी खाई थी और सिर्फ एक सड़क थी जो पर्वत के शिखर पर बने महल तक जाती थी। शिखर पर रहने की वजह से अंबर दल के लिए बचाव करना बहुत आसान था और बाकी दलों के लिए हमला बोलना बहुत मुश्किल। लेकिन अंबर दल की सबसे खतरनाक ताकत थी उसके मेंबर्स, जो दिन रात पहाड़ के चक्कर लगाते रहते थे। वहीं ओहान साम्राज्य ने अंबर पर्वत से 1 किलोमीटर दूर अपने 50,000 घुड़सवार तैयार रखे थे, जो साम्राज्य की रक्षा के लिए वहां तैनात थे।
और सभी जानते थे कि साम्राज्य ने ऐसा सिर्फ अंबर दल के डर से ही किया था। पर्वत के शिखर पर एक बड़ी सी काली चट्टान पर एक लड़की सफेद कपड़े पहनकर बैठी हुई थी, जो इस वक्त आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा में थी। वो कभी सांसें अंदर करती तो कभी बाहर, और उसकी सांसों के साथ ही उसके आसपास की हवा शक्तियों से मिलकर हरे रंग की दिखने लगी थी। वो शक्तियां इस वक्त उस लड़की के चारों ओर मंडरा रही थी। फिर जैसे ही वो शक्तियां एक बार फिर उसके शरीर के अंदर समाने लगी तो उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जो हरे रंग की दिखाई पड़ रही थी। उस लड़की के कंधे तक आते काले बाल फिलहाल हवा के झोंकों की वजह से उड़ रहे थे। उस लड़की को आंख खोलते देख एक नौकरानी दौड़ते हुए उसके पास आई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, लारा मैडम, अम्बरीश जी आपसे मिलने आए हैं। ये सुनते ही लारा ने चौंकते हुए नौकरानी से कहा, क्या पिताजी? लेकिन वो यहाँ क्यों आए हैं? और इससे पहले कि वो नौकरानी को जवाब देती, लारा ने अपनी सफेद ड्रेस को छूते हुए पलट कर वहां से जाना सही समझा। उस जगह से थोड़ी दूरी पर महल के अंदर एक दरबार में एक उदास आदमी चाय के प्याले से चाय पी रहा था। वो आदमी दूसरे हाथ की उंगलियों से टेबल पर आवाज कर रहा था, जैसे कि कोई चीज उसे इस वक्त बहुत परेशान कर रही हो। वो आदमी लारा के पिता अम्बरीश थे, जो अपने पिता की डांट खाकर बहुत परेशान दिख रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब वो जयान सेना का नेतृत्व करते हुए साम्राज्य के पश्चिमी छोर पर होंगे, तब उनकी बेटी यूं चुपके से मैसेडोरिया जाकर ध्रुव और शौर्य दल से अपना रिश्ता तोड़ देगी। पूरे जयान परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो ये नहीं जानता था कि युहान साम्राज्य के सेनापति रह चुके इंद्रवंदन जयान किसी भी कीमत पर अपनी जुबान से पलटते नहीं थे। और लारा की इस हरकत के बाद सभी को पता चल गया था कि जयान परिवार अपने वादे से मुकर गया था, जिसकी वजह से उनका नाम काफी खराब हुआ था। और तो और परिवार की बेइज्जती इसलिए भी हो रही थी क्योंकि लारा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ध्रुव ताकत के मामले में पहले से कमजोर हो गया था। इस वजह से लारा के पिता अम्बरीश ने गुस्से में अंबर पर्वत आने का फैसला किया।